स्टडी वायर में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो हमारे चैनल पर और भी सब्जेक्ट के वीडियो आ रहे हैं मित्रों, तो आप सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे ये सारे के सारे प्रश्न। और चलिए हम बात करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि हमसे पूछी गई है। तो मित्रों जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें बहुत सारे मतलब कहना चाहिए कि जो बच्चे का जीवन काल होता है उसे बहुत सारी अवस्थाओं में बांटा गया है। मतलब सभी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग इसे बांटा गया है। किसी ने 4 प्रकार से बांटा गया है, किसी ने 5 से 6 प्रकार, किसी ने 11 प्रकार से भी बच्चे की जीवन अवधि को बांटा है। तो मित्रों जैसे कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है शैशव काल की अवधि, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जन्म से 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में जन्म से 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में 2 से 3 वर्ष। तो मित्रों यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा हमारा आंसर जन्म से 2 वर्ष तक के। मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो उस जन्म से 2 वर्ष तक का जो काल होता है उसे हम कहेंगे शैशव काल, ठीक है। उस अवधि को हम क्या कहेंगे मित्रों? शैशव काल। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न नंबर 2, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमता ही निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। मतलब एक 6 साल की जो बच्ची होती है वो खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करे, बहुत अच्छा ही वो प्रदर्शन कर रही है और उसके माता पिता दोनों ही क्या है? खिलाड़ी है और उसे नित्य क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग दे रहे हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत संभव है कि दोनों कि उसकी क्षमता निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का ही परिणाम है। तो मित्रों देखते हैं यहाँ पर जैसे उसे वातावरण भी मिल रहा है और उसे आनुवंशिक रूप से भी मतलब उसे आनुवंशिकता भी उसी चीज़ खेल कूद से ही रिलेटेड मिली हुई है और उसे वातावरण भी मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों का मतलब दोनों की कौन सी प्रतिक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन नंबर है आनुवंशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता। तो मित्रों यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो उस बच्ची को आनुवंशिकता यानी कि उसके माता पिता दोनों के दोनों क्या है? खिलाड़ी है। और अगर पर्यावरण की बात करेंगे तो उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी भेजते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्योंकि उसे आनुवंशिकता भी प्राप्त हो रही है और पर्यावरण भी उसे वैसा ही प्राप्त हो रहा है उस बच्ची को। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं हम तो लिस्ट में लिखा हुआ है विकास की गति एक दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक खालिस्तान नमूने का अनुगमन करती है। देखिए मित्रों यहाँ पर ये बताया गया है कि जो विकास की गति होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, लेकिन यह एक खालिस्तान नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन नंबर ए एडी से चोटी, ऑप्शन नंबर बी अव्यवस्थित, ऑप्शन नंबर सी अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित, ठीक है। मतलब विकास की जो गति होती है मित्रों वो सभी व्यक्ति में मतलब मानते ए और बी 2 व्यक्ति है तो ए में अलग गति होगी या अलग विकास होगा और बी में अलग होगा, लेकिन एक ऐसी चीज है जो दोनों में अनुगमन करती है, ठीक है। तो विकास जो होता है वो होता है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास हमेशा क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मित्रों? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न नंबर 4, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है, ठीक है। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी विषय वस्तु पर अधिकार, ऑप्शन नंबर सी बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर हमारे ऑप्शन हमने पढ़ लिए और हमारा यहाँ पर एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण कौन सा होगा? तो क्या लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण होना जरूरी है, विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए और उपरोक्त सभी, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहे हैं, क्योंकि बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी एक शिक्षक को होना चाहिए और विषय वस्तु पर तो कमांड होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी ये हो गया हमारा आंसर। उपरोक्त सभी जो है वो आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाले गुण है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न नंबर 5,
खालिस्तान जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। ठीक है, खालिस्तान जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। ऑप्शन नंबर ए समानता, ऑप्शन नंबर बी निरंतरता, ऑप्शन नंबर सी वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर डी युयुत्सा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम जो है वो जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल होता है। ठीक है, यानी कि जन्मजात व्यक्तिक गुण बोला है उन्होंने। ठीक है, तो वंशानुक्रम ही एक ऐसी चीज है जो हमें जन्मजात मिलती है और व्यक्तिक गुणों का योगफल होती है। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? परिवार और पास पड़ोस, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, और परिवार और रिश्तेदार। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि सामाजिकरण के गौण वाहक मतलब कि मुख्य रूप से वाहक कौन से हो सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों हमारा आंसर विद्यालय और पास पड़ोस, क्योंकि बच्चा है सबसे ज़्यादा अपने मतलब विद्यालय से और पास पड़ोस से भी सामाजिकरण सीखता है, अपने परिवार से भी सीखता है, लेकिन सामाजिकरण की अगर बात आती है तो विद्यालय और पास पड़ोस से वो बहुत अधिक मात्रा में सीखता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, ठीक है, कोहलर मतलब कि वोल्फगैंग कोहलर का एक सिद्धांत था, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है और परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो मित्रों यहाँ पर हमें बताना है कि कोहलर के द्वारा सीखना क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोहलर के द्वारा जो सीखना है वो है संज्ञानात्मक संकार्य है, एक प्रकार का संज्ञानात्मक संकार्य है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना और बच्चों की अभिव्यक्ति और उनके सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ऑप्शन नंबर डी बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ हमें बताना है मित्रों। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा ऐसी होती है कि बच्चे को सेंटर पॉइंट में पूरा एजुकेशन सिस्टम क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो यह हो जाएगी हमारी बाल केंद्रित शिक्षा। ये हमारा बालक है और बालक को ही हम क्या कर रहे हैं, सेंटर पॉइंट में रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने ऑप्शन चूज किया है वो है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना ही क्या कहलाती है, हमारी बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NCF 05 ने भी ये डिसाइड किया है कि जो शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अब अगले प्रश्न की तरफ। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। खालिस्तान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के से संबोधित किया गया है। मतलब खालिस्तान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संदर्भगत, ऑप्शन नंबर बी अव्ययभूत, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक और ऑप्शन नंबर डी अनुभाविक। तो यहाँ पर हमारा आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, खालिस्तान के अतिरिक्त यानी कि सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? रोसा इंक ब्लड टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी ड्रॉ अ मैन टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी 16 पर्सनालिटी फैक्टर, ऑप्शन नंबर डी थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, तो ये बहुत सारे मतलब टेस्ट यहाँ पर दिए हुए और हमें बताया गया कि प्रक्षेपण टेस्ट कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो होगा मित्रों आंसर हो जाएगा हमारा 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट। ठीक है, 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट ऐसा टेस्ट है जो एक प्रकार का प्रक्षेपण टेस्ट यानी प्रक्षेपण परीक्षण नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11वां।
ठीक है। प्रश्न नंबर 11 अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगॉत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो भाषा और विचार के बारे में जीन पियाजे और वाइगॉत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। हमें उस कथन को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर ए, दोनों भाषा को बच्चों के विचारों में जन्म लेते हुए मानते हैं। दोनों ही भाषा को बच्चों के विचारों में जन्म लेते हुए मानते हैं। वाइगॉत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार प्रभावी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप देखेंगे हम ऑप्शन नंबर सी, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और भाषा को त्यागी के अनुसार भाषा का विचार करने पर प्रभावी प्रभाव। ये थोड़ा कुछ ऑप्शन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, क्योंकि पियाजे के अनुसार जो है पहले विचार का जन्म होता है, मतलब विचार सबसे पहले मौखिक रूप से आएगा, मतलब विचार हमारे दिमाग में आएगा, फिर भाषा का जन्म होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा मित्रों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी किस प्रकार की है। इस प्रकार का प्रश्न आता है मित्रों, मतलब एक सह शिक्षा यानी कि एक कोएड स्कूल है जहाँ गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ रहे हैं, और उसमें एक शिक्षक जो है वो ये कह रहा है कि लड़के बनो और लड़कियों के जैसा व्यवहार मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम ऑप्शन नंबर ए, जातीय भेदभाव का परिचायक है। जातीय भेदभाव तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों के भेदभाव में रूढ़िबद्धता प्रकट हो रही है। लड़कियों पर लड़कों की जिन वैज्ञानिक महत्व को उजागर किया जाता है, उजागर करता है। तो मित्रों यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पर एक चीज हो रही है कि भाई लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट कर रही है, यानी कि कई जमाने पहले से भी हम यही सोच रहे हैं कि मतलब लड़कियों का व्यवहार अलग होता है, लड़कों का व्यवहार अलग होता है, यानी कि कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूढ़िबद्धता के आधार पर उनमें कुछ भेदभाव किया जाए कि लड़के घर का काम नहीं कर सकते, लड़कियां बाहर का काम नहीं कर सकते, इस टाइप का मतलब भेदभाव टाइप का होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे शिक्षक के द्वारा खालिस्तान के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, भारत में जो अधिकांश कक्षाएं होती है वो कैसी होती है, बहुभाषी होती है, और इसे शिक्षक के द्वारा कैसे देखना चाहिए, क्या उसे एक परेशानी के रूप में देखना चाहिए, क्या समस्या के रूप में देखना चाहिए, क्या संसाधन के रूप में देखना चाहिए, या बाधा के रूप में देखना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुभाषा। बहुभाषा यानी कि बहुत सारे प्रकार की भाषाओं का ज्ञान बच्चों को होता है, यानी कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे आते हैं और वो अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। तो ये बहुभाषिकता है और एक प्रकार का ये शिक्षक के लिए संसाधन है पढ़ाने के लिए, ना कि एक परेशानी है, ना ही समस्या और ना ही बाधा है। एक प्रकार का क्या है, ये बहुभाषिकता संसाधन है। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है मित्रों हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मतलब कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना, और यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, व सुधार किया जाता है। ठीक है, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक होता है। तो मित्रों यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया गया, दर्ज किया गया और सुधार किया गया। ठीक है, ये तीनों चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। ठीक है, और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सर्वांगीण क्षेत्र का आकलन होता है और हमेशा होता है, मतलब निरंतर होता है। ठीक है, अवलोकन भी होगा, दर्ज भी किया जाएगा और सुधार भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ये हमारा अगला प्रश्न मित्रों, प्रश्न नंबर 15। ओके, प्रश्न नंबर 15 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न
अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है वो हमें बताना है। मतलब कोई ऐसा प्रश्न है यहाँ पर और वो अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मूल्यांकन प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए निर्णायक क्षण कौन सा था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पाक विधि लिखिए। और ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित कीजिए क्या यह अनुप्रयोग पकाने की विधि है कोई। ठीक है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए माप को आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। ठीक है, विश्लेषण में कौन सा मापक। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम इसे फिर से ही समझ लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रश्न नंबर 15 में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे मित्रों, यहाँ देख लेते पहले, कोड तो नहीं है नीचे, ओके हाँ ऑप्शन ही है तो हम ऑप्शंस पर ही बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनका मतलब कहना चाहिए उनका मूल्यांकन करते हैं, तो क्या ये मूल्यांकन से रिलेटेड है। पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए निर्णायक क्षण कौन सा था। ठीक है, सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था। ठीक है, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट में निर्णायक क्षण कौन सा था, तो ये क्या मैच हुआ है। मतलब यहाँ हिंदी टाइप का एक प्रश्न आया हुआ है हिंदी के लिए। ठीक है, हिंदी जैसा ही। जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई पाक विधि लिखिए। ऑप्शन नंबर सी, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो मित्रों यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ही सेंटेंस हमें सही लग रहा है। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर हिंदी या वर्तनी टाइप का कुछ प्रश्न दिया हुआ है। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 16। ठीक है, समावेशी शिक्षा खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संतुलन पर। ऑप्शन नंबर बी, समता एवं समान अवसर पर। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण पर। और ऑप्शन नंबर डी, विश्व बंधुता पर। तो मित्रों यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा समता एवं समान अवसर पर। ठीक है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में क्या होता है, समता और समान अवसर होते है ना। क्योंकि देखिए समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार की विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, औसत बच्चे, तो ये सारे बच्चों को क्या किया जाता है, समान अवसर दिया जाता है। ठीक है, मतलब समता और समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित होती है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो ये दिया हुआ हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत करता है कि बच्चा खालिस्तान का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, मतलब एक औसत बुद्धि वाला बच्चा है और यदि बच्चा भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा खालिस्तान का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, पठन अक्षमता। ऑप्शन नंबर बी, लेखन अक्षमता। ऑप्शन नंबर सी, गणितीय अक्षमता। ऑप्शन नंबर डी, गति समन्वय क्षमता। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा पठन अक्षमता। ठीक है, क्योंकि देखिए वो बच्चा जो है वो पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो वो पठन अक्षमता से रिलेटेड है, क्योंकि लेखन से भी रिलेटेड नहीं है, गणितीय से भी और गतिक समन्वय से भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों पठन अक्षमता से रिलेटेड है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर दिया हुआ हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। बच्चों में प्रतिभाशालीता खालिस्तान के कारण हो सकती है। ठीक है, बच्चों में प्रतिभाशालीता खालिस्तान के कारण हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर बी, एक संसाधन समृद्ध वातावरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी, सफल माता पिता के कारण, या एक अनुशासित दिनचर्या के कारण। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए जो भी कार्य होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के बीच में अंतःक्रिया जो होती है उसी के कारण बच्चों में भी प्रतिभाशालीता आती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है मित्रों हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19वां। मनोवृत्ति बाध्यता विकृति है। ठीक है, मनोवृत्ति जो ध्यान भंग होता है, मनोवृत्ति बाध्यता विकृति है। ऑप्शन नंबर ए, मनोविच्छेदी विकृति। ऑप्शन नंबर बी,
समायोजन विकृति, ऑप्शन नंबर सी चिंता विकृति, ऑप्शन नंबर डी का प्रारूप विकृति। ठीक है, मतलब कि अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्यों, देखिए जैसे कि चिंता विकृति एक प्रकार की मनोवृत्ति बाध्यता विकृति। ठीक है, यानी कि हमारा जो ध्यान है वो एक जगह नहीं रह पाता है, किसके कारण, चिंता विकृति। ठीक है, तो ये एक प्रकार की चिंता विकृति है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित है बच्चे, ठीक है, उस पृष्ठभूमि से जो बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। ऑप्शन नंबर डी बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। ठीक है, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित कोई पृष्ठभूमि, मतलब सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित पृष्ठभूमि से जो बच्चे आ रहे हैं, तो वो कक्षा के माहौल की आवश्यकता क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को हमें महत्व देना है तथा उनका उपयोग भी करना है। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। ठीक है, मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि सिलेबस से रिलेटेड, मतलब कुछ हटके सोचे, कुछ अलग सोचे। ठीक है, तो यहाँ पर चिंतन, ऑप्शन नंबर बी स्मृति आधारित चिंतन, ऑप्शन नंबर सी अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर डी अभिसारी चिंतन। तो मित्रों यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा आंसर वो हो जाएगा अपसारी चिंतन, आउट ऑफ बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है वो अपसारी चिंतन से रिलेटेड है। ठीक है, अपसारी चिंतन से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। ठीक है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। ठीक है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए समझ, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रयोग, ऑप्शन नंबर सी सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर डी समस्या समाधान। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो सृजनात्मकता होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, मतलब कुछ नया करने यानी कि कुछ नया बनाने की जो क्षमता होती है, वो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग होता है उसमें, मतलब मेंटलिटी यानी कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की सृजनात्मकता होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा सही आंसर। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है वो दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 23, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ठीक है, मतलब अवधान की यहाँ परिभाषा दी हुई है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण जो होता है वो क्या है, एक प्रकार का अवधान है। ऑप्शन नंबर ए डम्बविल ने, ऑप्शन नंबर बी राश ने, ऑप्शन नंबर सी मन ने, ऑप्शन नंबर डी मैकडूगल ने। तो मित्रों यहाँ पर जो ये परिभाषा दी हुई है, 1 से 2 परिभाषा आती है, तो ये परिभाषा दी हुई है मिस्टर डम्बविल ने दी हुई है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण करना ही क्या कहलाता है, अवधान कहलाता है। अब ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में दिया हुआ, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई शिक्षार्थी है वो लगातार पाठ के दौरान क्या कर रहे हैं, मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए तथा कुछ समय बाद वापस जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा से बाहर करना चाहिए। अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मित्रों तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए तथा कुछ समय बाद वापस जाना चाहिए, यानी कुछ समय बाद में उसी पाठ पर जाना चाहिए और अपनी मेथड चेंज करना चाहिए। यहाँ पर एक ऑप्शन ये उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, एक ऑप्शन जो है उन्होंने ऐड नहीं किया है, जो ऑप्शन है कि जो मतलब जो विधि है, जिस विधि से जो
शिक्षक है वो पढ़ा रहे हैं तो उस विधि से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो हमें विधि भी चेंज करना है। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 में दिया हुआ है निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। ठीक है, संवेग का तत्व नहीं है वो हमसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए व्यवहारात्मक, ऑप्शन नंबर बी दैहिक, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर डी संवेदी। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये संवेदी, संवेदना जो है वो संवेग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, संवेदना जो होती है जैसे टच करना, ठीक है, संवेदना जो यानी हमें बाहरी चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर पाते हैं जैसे सुनना, ठीक है, टच करना मतलब किसी ने हमें टच किया तो हम उसे महसूस कर सकते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारी संवेदना, वो एक प्रकार का संवेग नहीं है। ठीक है, तो बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। तो ये दिया हुआ हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 में दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता, एक मिनट मित्रों, ओके, ये प्रश्न हो चुका है हमारा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 26 की। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना क्या प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, मतलब क्या शो करता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्रेरणा की सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, ऑप्शन नंबर बी प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, ऑप्शन नंबर सी प्रेरणा का मानवतावादी उपागम और ऑप्शन नंबर डी प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो मित्रों यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, ठीक है, यानी कि प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं जो है वो यानी उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे वो। ठीक है, मतलब बच्चे को अगर हम क्या कहेंगे कि बच्चे को अगर हम स्वच्छता समिति का सदस्य बनाएंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, यानी प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं जो है वो एक प्रकार से सीख जाएंगे बच्चे। ठीक है, बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। तो ये दिया हुआ हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत है। ठीक है, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से आप कौन से कथन से सहमत है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई होती है, ऑप्शन नंबर सी सीखने के लिए अभिप्रेरित करने भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती, मतलब सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी कुछ नया सीखना, डी कुछ नया सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कितने निपुण है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, मतलब भावनाएं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या मैटर करती है। ठीक है, यानी कि क्या उसका रोल होता है हमारे इमोशंस का, कोई चीज़ को लर्न करने में, कोई चीज़ को सीखने में क्या रोल होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। देखिए, जैसे कि अगर हम कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं लेकिन भावनात्मक रूप से हम उससे अटैच नहीं है, तो हम उसे सीखना तो चाह रहे हैं लेकिन मन नहीं हो रहा है ना, भावनाएं नहीं हो रही उसके लिए, तो हम उसे नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर हम कोई चीज़ जिससे हमारा मन लगा हुआ है, जो काम हम मतलब भावनात्मक रूप से उससे अटैच है, तो हम उस काम को बहुत अच्छे से कर लेंगे मित्रों। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसके निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है, मतलब एक कहना चाहिए अचानक से एक दुर्घटना हो गई उसके पश्चात, यानी कि देखिए एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करता है जिसे निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है, कोई दुर्घटना हुई है और उसकी जो प्रगति है, उसके जो मतलब उसका जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे अत्यधिक बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके, ऑप्शन नंबर बी यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु
लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को भविष्य में विकल्पों को जोड़ने के लिए एक अच्छा संभावित परामर्श है। ऑप्शन नंबर डी, इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञों से ही करवाया जा सकता है। तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक बार आप फिर से इसे पढ़ लीजिएगा, बड़े प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़कर समझकर सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। ठीक है, ये भी काफी कुछ बड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं में सही मिलान को प्रस्तुत करता है। मतलब स्तंभ अ में यहाँ पर दिया हुआ बच्चे की विशेषताएं और स्तंभ ख में जो है वो यहाँ पर दिया हुआ बच्चों के कहना चाहिए क्षेत्र, जैसे कि प्रतिभाशाली क्षेत्र, अधिगमशक्तता, मतलब किस क्षेत्र किस स्तर में है वो। ठीक है, और इधर साइड में उनकी विशेषताएं दी हुई है। तो मित्रों यहाँ पर हमारा देखिए, प्रतिभाशाली क्या धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है प्रतिभाशाली बच्चों में, मूल संसाधनों के बारे में सोचते हैं, आसानी से विचलित होने की आदत होती है। ऑप्शन नंबर डी, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता उनमें होती है। तो मित्रों अगर हम देखें कि प्रतिभाशाली बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है। मतलब एक फर्स्ट का हमारा डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का डी आंसर ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला, अधिगम अशक्तता। अधिगम अशक्तता यानी कि वो सीखने में सक्षम नहीं है, जो बच्चा है वो सीखने में सक्षम नहीं है। तो मित्रों यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा आंसर, वो देखिए धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होगी, उसे क्या होगी, धारा प्रवाह, मतलब धारा प्रवाह में कमी होगी, अधिगम अशक्तता में धारा प्रवाह में पढ़ने की कमी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो सृजनात्मकता दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है मित्रों, सृजनात्मकता। ठीक है, सृजनात्मकता की अगर बात करें तो यहाँ पर मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है और शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है सृजनात्मक बच्चों में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा सृजनात्मक मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है। ठीक है, अब फोर्थ नंबर अगर देखें तो अवधान में कमी। ठीक है, अवधान में कमी जो होती है उसके कारण क्या होता है मित्रों कि जो बच्चा होता है, ठीक है, मतलब जो बच्चा होता है वो आसानी से विचलित हो जाता है। अगर बच्चों के अवधान में कमी है तो आसानी से विचलित हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए। आप फिर से इसे मैच कर लीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा और सही विशेषताओं से ही हम इसे मैच करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है। ठीक है, संघनन सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अधिगम, ऑप्शन नंबर बी अभिप्रेरण, ऑप्शन नंबर सी स्मृति, ऑप्शन नंबर डी सृजनात्मकता। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा स्मृति से संबंधित है संघनन सिद्धांत। संघनन सिद्धांत जो है वो है स्मृति से संबंधित। ठीक है, स्मृति यानी कि जो हमारी मेमोरी होती है उससे संबंधित है संघनन सिद्धांत। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारा आज का सेशन और हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच। सारे के सारे वीडियो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सारे सेशंस होने वाले हैं और सारे जो प्रैक्टिस सेट है उनमें ऐसे ही प्रश्नों को हमने शामिल किया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी है और मतलब वैसे ही प्रश्न परीक्षा में भी आते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच मित्रों, चैनल पर अंत तक बने रहिए, कंटिन्यू बने रहिए। ओके, ठीक है मित्रों, तो जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।